वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। आज हम हमारी 5वीं की हिंदी की पुस्तिका रिमझिम का 9वां पाठ सीखने जा रहे हैं। हमारा जो 9वां पाठ है वह एक कविता है। इस कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। तो आज हम देखेंगे कि इस कविता को एक माँ की बेबसी यह नाम क्यों दिया गया है। इस कविता में हमें क्या बताया है, अब हम यह पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, कविता की ओर पढ़ते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तिका खोलकर अपने सामने रखिए और कविता की तरफ ध्यान दीजिए। हमारी 9वीं कविता एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ने से पहले यहाँ पे हमें कुछ बातें बताई गई है। सबसे पहले हम वह बातें पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो देखिए यहाँ पे कवि हमें बताना चाहते हैं कि इस कविता को पढ़ते समय हमें हमारी आँखों के सामने किन किन चीज़ों का चित्र लाना है। यानी कि कवि जब छोटे थे तब उनके एक खास दोस्त के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो कवि कहते हैं कि यह कविता पढ़ते समय हमें हमारे आँखों के सामने बहुत सारे चित्र दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ हमारे बचपन के होंगे, कुछ हमारे बचपन में जो हमने खास समय अपने दोस्तों के साथ बिताया है या उनके साथ जिस तरह हमने खेल खेले हैं उसका चित्र, या फिर जो हमारे बहुत ही नज़दीकी साथी है उनके साथ बिताए हुए समय का चित्र हमारी आँखों के सामने आता है। उसी तरह यहाँ पे जो कवि है वह स्वयं बता रहे हैं कि उनकी आँखों के सामने भी यह कविता लिखते समय किन किन का चित्र आया था। तब वह रतन नाम के लड़के का और उसकी माँ का यहाँ पर जिक्र कहते हैं। रतन जो उनके बचपन का दोस्त था, उनके साथ खेलता था, तो शायद उनके साथ ज़रूर कवि की कुछ खास यादें होंगी, इसीलिए कवि ने यहाँ पर बताया है कि बचपन के खास साथी रतन और उसकी माँ का चित्र आँखों के सामने आता है। तो हमें यह कविता पढ़नी है और उस चीज़ को महसूस करना है, यानी कि वो एहसास महसूस करना है जिस एहसास से कवि ने यह कविता लिखी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी के मौके पर वह उभर आती है। तो देखिए कवि कहते हैं कि कविता जो है वह धीरे धीरे एकदम शांततापूर्वक पढ़ने की चीज़ है। यानी कि जब कविता हम पढ़ते हैं तब कविता के जो शब्द होते हैं हमें उन्हें महसूस करते हुए वह कविता पढ़नी होती है, जिससे वह कविता जो है वह हमारे मन में उतरती है। क्योंकि कविता के जो शब्द होते हैं उन्हें पढ़ते वक्त हमें उनका अर्थ समझकर उनमें क्या भाव बताया गया है यह महसूस करते हुए जब हम पढ़ेंगे तब कविता जल्दी हमारे मन में उतरेगी। नहीं तो कविता को मन में उतरने के लिए बहुत समय लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम छोटे थे बचपन में जो कविता पढ़ते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं और यदि बड़े होने के बाद भी हम उस कविता को पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यह कविता हमने पहली बार पढ़ी है। क्योंकि बचपन में हमें इतनी समझ नहीं होती है कि कविता को किस प्रकार से पढ़ना है या फिर उनके भावों को किस प्रकार से महसूस करना है,
यह हमारा भावनात्मक विकास जिसे कहते हैं वह बचपन में इतना विकसित नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसी तरह से हमारी भावनाओं का भी विकास होने लगता है और हमारे अंदर के मन के भाव जो है वह बढ़ते जाते हैं और हम चीज़ों को महसूस करना सीखने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम बचपन में कविता को सिर्फ एक कविता की तरह लय से गाते हुए पढ़ते हैं या फिर गाते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम जब कविता पढ़ते हैं या कोई गाना भी हम जब गाते हैं तब हम उसके जो शब्द है वह महसूस करते हुए गाते हैं, तो वह चीज़ दिल को छू जाती है और वह जो कविता है वह दिल में उभरती है या फिर अपने मन में उतर जाती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तब हम जब कोई बचपन की हमारी कविता पढ़ते हैं तब हमें यह एहसास होता है कभी कभी कि हमने शायद आज पहली बार ही इस कविता को पढ़ा है। और जब हम यह कविता पढ़ते हैं तो कोई कोई कविताएं हमें बहुत अच्छी लग जाती है जो हमारे मन में घर कर लेती है या तुरंत हमें याद हो जाती है और हर वक्त हम उसे गुनगुनाते ही रहते हैं। और किसी भी खुशी के मौके पर या जब हम एकांत में होते हैं या फिर ऐसे किसी भी मौके पर जब हमें उस कविता की या फिर किसी चीज़ की याद आती है तो तुरंत हमारे मन में या हमारे मुंह में वह कविता आ जाती है, वह उभर के आती है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पे हमें कविता किस प्रकार से पढ़ते हैं यह यहाँ पे बताया है। चलिए आगे देखते हैं। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, सिर्फ कविता ही नहीं कहानी भी जब हमें बहुत अच्छी लगती है तब वह हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है और हमेशा हमारे स्मरण में रहती है। तो कविता कहानी के साथ जब हम पढ़ते हैं कविता कहानी तब हमारे साथ यह सब चीज़ें होना लाजमी है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। तो देखिए बच्चों, यदि हमें कोई कविता तुरंत समझ में नहीं आ रही है तो हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब हमने सिर्फ उस कविता को ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है। जब हम उस कविता को महसूस करके पढ़ेंगे, उनके शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, तब हमें वह कविता ज़रूर याद हो जाएगी या फिर समझ में जल्दी आ जाएगी। तो इसलिए हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कवि कहते हैं यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से पुनः प्रयास करने की ज़रूरत है उस कविता को या उस कहानी को या उस किसी भी चीज़ को समझने की कि उसमें क्या भाव बताए गए हैं। और यह आप तभी जान सकेंगे जब आप उस चीज़ को, उनकी भावनाओं को महसूस करेंगे, उनके शब्दों के अर्थों को महसूस करके पढ़ेंगे तब, और अपना दिमाग जो है वह एकदम शांत रख के सिर्फ कविता के ऊपर जब हम हमारा सारा ध्यान देंगे तब हमें वह जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हमें जब भी हम कविता या कहानी पढ़ेंगे तब हमें हमारा ध्यान पूरी तरफ से उस चीज़ के ऊपर रखना है और महसूस करते हुए पढ़ना है। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो देखिए कवि कहते हैं यदि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं या फिर कोई कहानी पढ़ रहे हैं तब उस वक्त कविता या कहानी पढ़ते हुए यदि आपके आंखों के सामने कोई चित्र भी उभर कर आता है तो भी आप उस चीज़ में सफल हो चुके हैं, यानी कि उस कविता को समझने में आप सफल हो चुके हैं। क्योंकि यह भी बहुत बड़ी बात है कि यदि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते उसका जो कल्पना चित्र है आपके दिमाग में तैयार हो रहा है और आपकी आंखों के सामने उसका चित्र उभर के आ रहा है, यानी कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसका चित्र आपकी आंखों के सामने उभर कर आ रहा है, यह भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि यह सब तभी होता है जब हम उस चीज़ को समझने लगते हैं या फिर उसे महसूस करने लगते हैं, तभी हमारी आंखों के सामने चित्र उभरने लगता है। तो यदि आप बच्चों
जब कभी आप चित्र कोई कहानी या कोई कविता पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, पुनः प्रयास करना है, उसे फिर से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, एकदम धीरे धीरे पूरा ध्यान उस चीज़ की तरफ देकर और उसके भावों को महसूस करते हुए, शब्दों के अर्थों को महसूस करते हुए जब आप पढ़ेंगे, तो यदि आपकी आंखों के सामने कोई चित्र उभर के आ रहा है तो आप उस कविता को समझने में पूरी तरह से सफल हो चुके हैं। तो बच्चों, हमने अभी यहाँ पे कवि के विचारों को जाना है कि कवि ने किस प्रकार बताया है कि यदि कोई कहानी या कविता पढ़नी है, समझनी है, तो हमें किस प्रकार का आचरण करना है या कैसे पढ़ना है, यह हमें बताया गया है। तो अभी हम कविता की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, कविता को शुरुआत करते हैं। आपको हर एक शब्द के ऊपर उंगली रखनी है और मेरे पीछे कविता दोहरानी भी है। चलिए हम कविता को शुरुआत करते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। चलिए फिर से पढ़ेंगे। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि न जाने किस तरह से किसी अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। यानी कि इस कविता में जिस रतन नाम के बच्चे का जिक्र किया गया है उसके बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि पता ही नहीं चलता था कि किस अनजान पड़ोस से यह लड़का रोज हमारे साथ खेलने आता था। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। यानी कि रतन नाम का लड़का था जो कि बोल नहीं सकता था, लेकिन वह रोज हमारे साथ खेलने आता था। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा। यानी कि देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि रतन जो था वह बोल नहीं सकता था, इसलिए उसको क्या बोला गया है यहाँ पे कि उसकी तुलना एक टूटे हुए खिलौने से की गई है। यानी कि देखिए, यदि हमारा कोई खिलौना टूट जाता है तो ना हम उसके साथ खेलते नहीं हैं क्योंकि खेल नहीं पाते हैं, और हमें उसे फेंक देने की भी इच्छा नहीं होती है। हमारी जान नहीं होती है कि उस खिलौने को हम फेंक दे। हम वो टूटा हुआ खिलौना भी उसी तरह से घर में रखते हैं जिस तरह से हम बाकी खिलौने को रखते हैं। तो यहाँ पे कवि इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से एक टूटा खिलौना होता है जिसे ना उससे हम खेल भी नहीं पाते और उसे फेंक भी नहीं पाते, तो उसी तरह से यह रतन जो था वह रोज खेलने तो आता था हमारे साथ, लेकिन यह बोल नहीं सकता था। तो वह जो कमी थी न बोल पाने की, वह भी उन्हें खलती थी। इसीलिए कवि कहते हैं कि वो हम बच्चों की तरह ही था, एक बच्चे जैसा, लेकिन उसके अंदर होने वाली उस कमी की वजह से वह हमारे साथ पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाता था, ना ही हमारे साथ रहकर भी वह बिल्कुल नहीं के बराबर है, इस प्रकार से हमें लगता था। क्योंकि देखिए, जब आप सब बच्चे खेलते हैं तब आप एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं या बात करते हैं, या कोई किसी को कुछ कान में बताता है, किसी को मारता है। तो इस प्रकार की हरकतें आप बच्चों में चलती रहती है। जब कभी भी आप खेलते हैं तो शोर इतना होता है कि आप क्या खेल रहे हैं ये भी समझ में नहीं आता, सिर्फ आपका शोर सुनाई देता है। तो उसी प्रकार से ये सब जो बच्चे हैं वह खेलते हैं, तो उसी समय ये सब बच्चे भी शोरगुल करते हुए खेलते रहते हैं। लेकिन रतन जो है वह बोल नहीं सकता, इसलिए वह
अपनी जो भावना है या फिर बाकी बच्चों की तरह एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को मारना या कुछ बताना, यह सब चीज़ें ये रतन नहीं कर पाता है। तो वह होकर भी नहीं है, इस प्रकार की अनुभूति बच्चों को होती रहती है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि वह हमारे साथ आता तो है खेलने के लिए, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो हमारे साथ खेल रहा है, और वो कब आता है कब चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। देखिए कवि कहते हैं कि रतन जो था वह हमारे लिए एक अजूबे की तरह था, क्योंकि वह हम सबसे भिन्न था। भिन्न किस प्रकार था? तो ये सब जो बच्चे हैं वह शोरगुल करते हैं, बातें करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, चिढ़ाते हैं, लेकिन रतन जो है वह कैसा है? वह बोल नहीं पाता। तो वह अपनी भावनाएं इन बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाता है, ना ही इन बच्चों की तरह वह साधारण से खेल पाता है। इसीलिए उसे इन सब से अलग कहा गया है। और ये बात सच भी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं ऐसे यानी कि कुछ बच्चों को शारीरिक विकलांग होते हैं, तो बोल नहीं पाना यह भी एक शारीरिक विकलांग ही है। तो इस तरह से ये बच्चे और बाकी के बच्चे, इनमें बहुत सारा अंतर दिखाई देता है। तो इस तरह से इनमें भिन्नता पाई जाती है, जो कि हमें भी तुरंत महसूस होती है कि एक बोलने वाला बच्चा और एक न बोलने वाला बच्चा किस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, इसमें बहुत भिन्नता दिखाई देती है। और एक बात है कि जिस प्रकार से या जितनी तेज़ी से एक बोलने वाला बच्चा अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उसी तरह जो न बोलने वाला बच्चा होता है उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि यह जो बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो वह अपनी भावनाएं ज़्यादातर के इशारों से बताते हैं, या फिर कोई लिख कर भी बताता है, जिसे थोड़ा बहुत लिखना आता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं न बोलने वाले भी, तो उन्हें लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो वह उस प्रकार से भी अपनी भावनाएं या उन्हें क्या बोलना है वह व्यक्त करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वह इशारों से ही बातें करते हैं। फिर उस बच्चे के घर में जो रहते हैं वह व्यक्तियों को उसकी आदत हो चुकी होती है कि वह क्या बता रहा है, या वह जो इशारे कर रहा है उससे क्या बताना है, कौन से चीज़ के लिए क्या इशारा है, यह अभी उन्हें आदत हो चुकी होती है। इसलिए घर वालों को तुरंत समझ में आता है। लेकिन जब घर के बाहर ये बच्चे जाते हैं, तो जो बाहर के लोग होते हैं, उनके गली मोहल्ले के या उसके जो बाहर के जिन लोगों के साथ वह बात करता है या जिन साथियों के साथ वह खेलता है, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इन्हें क्या कहना है यह समझने में, क्योंकि इशारों की जो भाषा होती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, वह ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती। जिन व्यक्तियों के घर में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बात करना नहीं आता, उन घर में ज़्यादातर यह सांकेतिक भाषा वह व्यक्ति पहचानते हैं या उन्हें समझ में आता है, लेकिन ज़्यादातर बाहरी लोगों को इनकी समझ नहीं होती है। तो इसलिए इन बच्चों के साथ जब बात करते हैं या इन बच्चों से मिलते हैं, तब ये बच्चे जो है वह क्या बोलना चाहते हैं इशारों में, यह समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम भी बचपन में थोड़ा घबराते थे, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे। किसे समझ नहीं पाते थे? रतन को समझ नहीं पाते थे, रतन की घबराहटों को समझ नहीं पाते थे कि कुछ चीज़ों को देखकर रतन घबरा जाता था, या वह समझ आ नहीं सकता था दूसरों की उसे क्या घबराहट हो रही है या उसे क्या बताना है। तो वह इशारों में
बातें करता था बच्चों से, लेकिन बच्चों को कुछ इशारे समझ में आते थे और कुछ इशारे समझ में नहीं आते थे। तो इसकी वजह से बच्चों को भी घबराहट डर लगता था या फिर घबराहट होती थी कि उसे क्या कहना है, क्या बोलना है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और इसकी वजह से रतन की आंखों में जो कवि को हमेशा एक भयभीत या फिर एक घबराहट दिखती थी या एक छटपटाहट दिखती थी उसके अंदर, वह समझ नहीं पाते थे। यानी कि एक प्रकार एक चीज़ का डर या फिर कोई चीज़ समझ न पाने के कारण अपना पूरा जो उनका आचरण होता है उसमें एक अलग ही बदलाव दिखाई देता है। यानी कि वह पूरी तरह से डर जाते हैं या डर कर उनका जो वर्तन है वह बदल जाता है, इसे छटपटाहट कहते हैं। तो इस तरह से रतन के अंदर होने वाली जो घबराहट है या जो डर है या जो छटपटाहट है, उसे ये बच्चे बचपन में समझ नहीं पाते थे। क्योंकि जिस तरह से रतन एक छोटा बच्चा था, उसी तरह उस प्रकार कवि और उसके साथी भी बहुत छोटी उम्र के थे। तो उस उम्र के बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि वह इतनी सारी चीज़ों को इतनी जल्दी समझ पाए। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि रतन के अंदर की जो घबराहट है उसे हम समझ नहीं पाते थे। वो था तो हमारी तरह ही एक छोटा बच्चा, लेकिन वह एक अजूबे की तरह था, क्योंकि वह हमारे से पूरा भिन्न था। यानी कि हमसे वह पूरी तरह से भिन्न था। उसका पूरा ही वर्तन या उसको जो बताना है वह चीज़ का तरीका वह पूरी तरह से अलग था। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता था कि रतन कब आता है हमारे साथ खेलने और न जाने कब फिर अदृश्य हो जाता है। वह किस अदृश्य, इसीलिए यहाँ पे किस अदृश्य पड़ोस से यह आता है यह बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से रतन हमारे साथ खेलने आता था बचपन में, जितनी देर वह हमारे साथ खेलता था, उसकी माँ उतनी देर तक वहाँ पे दूर बैठकर उसे निहारती रहती थी। क्योंकि रतन जो था वह बोल नहीं पाता था, इसलिए उसकी माँ को, रतन की माँ को रतन के प्रति जो चिंता थी उसकी वजह से वह रतन को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ पाती थी। इसलिए हर जगह रतन की माँ रतन के साथ जाती थी। लेकिन जब ये बच्चे खेलते थे तो रतन किस प्रकार से खेलता है या वह इन बच्चों के साथ घुल मिल जाए, इसके लिए रतन की जो माँ है वह कहीं दूर बैठकर रतन को निहारती रहती थी। और कवि उतनी छोटी उम्र में भी इन सब चीज़ों पे गौर करते थे। यानी कि वह देखते थे कि और उन्हें आज भी यह चीज़ याद है, क्योंकि जब भी रतन का जिक्र उनके दिमाग में आता है तो रतन से ज़्यादा उसकी माँ कवि को याद आती है। क्योंकि कवि ने रतन की माँ की आँखों में रतन के प्रति एक बेबसी देखी थी, यानी कि एक प्रकार की लाचारी। यानी कि उनका बेटा जो है रतन, वह बोल नहीं पाता, तो उसके प्रति जो उसकी माँ की चिंता है उसकी वजह से उसकी आँखों में एक प्रकार की बेबसी दिखती है कि वह अपने बेटे को कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ पाती। ना ही उसका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह बात करता है, ना खेलता है, ना किसी के साथ घुल मिल जाता है, या उसे जो बोलना है वह बोल भी नहीं सकता। उसे जो बताना है माँ को, वह माँ को भी ठीक तरह से समझा नहीं पाता, बता नहीं पाता। वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। इस बात की बेबसी है जो माँ की आँखों में हमेशा झलकती रहती है। यदि किसी भी माँ के लिए यह बहुत दुख भरी बात होती है कि उसका बच्चा विकलांग होता है, तो जाहिर है उस बच्चे के प्रति उस माँ की जो फिक्र होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है और माँ उस बच्चे को बहुत ध्यान देती है,
उसे कहीं भी अकेला छोड़ पाना माँ के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी रतन की जो माँ है वह रतन को कहीं अकेला नहीं छोड़ पाती है, क्योंकि उसका मन इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होता कि रतन को वह छोड़ के जाए, क्योंकि उसे हर वक्त यह चिंता सताती रहती है कि रतन के साथ कोई दुर्घटना ना हो, या फिर उसे कुछ चोट ना लगे, या उसके साथ कोई बुरा हादसा ना हो। इसके लिए वह हमेशा रतन को देखती रहती है, उसे ध्यान देती है और हमेशा वह उसके साथ रहती है। जब रतन खेलता है इन बच्चों के साथ, तब वह यह देखते बैठती है और देखते ही देखते उसकी आँखों में से जो उसकी बेबसी है वह पानी के रूप में निकल जाती है, यानी कि उसकी आंखों में पानी आता है, क्योंकि बाकी के बच्चे जिस प्रकार से शोर करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं या फिर जो भी बातें करते हैं, रतन उस तरह किसी भी बच्चे से बात नहीं कर पाता या फिर शोर नहीं कर पाता। तो वह जो है वह चीज़ माँ के दिल को इतनी ठेस पहुँचाती है और माँ के दिल को इतना दुख पहुँचाती है कि माँ को बहुत बुरा लगता है कि मेरा बेटा बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं खेल पाता था। तो यह भी एक प्रकार की बेबसी है जो माँ की आंखों से बहती रहती है। तो देखिए, कवि यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जैसे वो रतन के साथ खेलते गए, थोड़ा समय बीतता गया, तो उसे कवि को रतन की थोड़ी बहुत जो भाषा है वह अभी समझ में आने लगी, यानी कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनकी जो भाषा है वो अब कवि को समझ में आने लगी थी। इसीलिए जब भी कभी जिक्र होता है इस चीज़ का या फिर कवि को याद आती है रतन की, तब कवि जब रतन की याद निकालते हैं तब रतन से ज़्यादा कवि को रतन की माँ के लिए बहुत बुरा लगता है और उनकी याद बहुत आती है, क्योंकि कवि ने बचपन में ही रतन की माँ की आंखों में जो बेबसी देखी थी वो आज भी कवि की आंखों के सामने उभर आती है। यानी कि जब भी याद आती है कवि को तो तुरंत कवि की आंखों के सामने वह बचपन का चित्र उभरने लगता है कि जब बच्चे खेलते थे, रतन खेलने आता था, रतन इनके साथ खेलता था, तो बच्चे भी खेलते थे सारे, और दूर कहीं रतन की माँ बैठे हुए रतन को निहारती रहती थी, उनकी आंखों से आंसू बहते थे। तो यह जो चीज़ें हैं यह तुरंत कवि की आंखों के सामने एक चित्र के रूप में उभर के आती थी। इसीलिए हमें कवि ने यहाँ पर कहा था शुरुआत में ही कि जिस प्रकार से कविता जो है वह धीरे धीरे पढ़ने की और महसूस करने की चीज़ है। यदि हम कविता को जब भी महसूस करेंगे तो हमारी आंखों के सामने चित्र उभर कर आएगा। तो इसी प्रकार से कवि जो है, कवि ने बचपन में उस चीज़ को महसूस किया है, यानी कि माँ की बेबसी क्या होती है, माँ की बेबसी को उन्होंने महसूस किया है। इसीलिए आज भी उनकी आंखों के सामने रतन की माँ की और रतन की चित्र उभर कर आती है। उनके बचपन के समय की यह जो बचपन के समय का जो खास समय था या फिर खास दोस्त था रतन, तो उसका चित्र इनकी आंखों के सामने उभर कर आता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से इस कविता के जो कवि है कुंवर नारायण, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक माँ की बेबसी को यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और यह कविता पढ़ते वक्त आपके आंखों के सामने भी कई चित्र उभर कर आए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी कोई ऐसा दोस्त रहा होगा जिसे बोलना नहीं आता है या फिर और किसी चीज़ की कमी उसके अंदर है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने एक माँ की बेबसी यह कविता पढ़ी है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। तो फिर से एक बार इस कविता को अच्छी तरह से आपको घर पे पढ़ना है और यहाँ पर ही हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।